हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है इसका एग्जाम आपका 24 फरवरी से लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि 24 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू है। आपके पास समय बहुत कम है। जो बीएड जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके हमने टॉप 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये आपका शिक्षा के सामाजिक परिपेक्ष यानी कि सेकंड पेपर है। इसके आज हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ जितने क्वेश्चंस हम कराएंगे यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके, और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए, उससे पहले कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर पूछा जाएगा, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आइए समझते हैं कि समाजशास्त्र का प्रॉपर अर्थ क्या है। अवधारणा, सबसे पहले हम अवधारणा, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी लिखेंगे उसमें पहले हम अवधारणा ही लिखेंगे। फ्रांस के महान दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने एक नवीन शास्त्र की रचना 1837 में की और उसे नाम दिया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से उनका तात्पर्य था व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। कॉम्टे के उपरांत 1976 में समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से समाजशास्त्र विषय को पर्याप्त रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखिए, यहाँ से समझते हैं मेन पॉइंट को। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है, जिसमें से पहला शब्द आपका सोशियस है, लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा शब्द लोगस, ग्रीक भाषा से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान, यानी कि इसमें समाज के बीच रहने वाले मनुष्यों के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशन पाया जाता है। ये समूह का अध्ययन करता है ना। इट स्टडी ऑफ ग्रुप, ये मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का अध्ययन करता है। मानव के व्यवहार को जितने भी तत्व प्रभावित करते हैं ये उनका अध्ययन करता है। अतः इसमें सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैकाइवर व पेज, देखिए, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। ये मानवीय संबंधों का एक संजाल है जिसे समाज कहा जाता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये हमने समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा को समझ लिया। ठीक है, यहाँ से आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा हो सकता है। दोनों तरीके से यहीं से मिल जाए क्वेश्चन, यानी कि अगर दोनों तरीके से मिला तो 15 में आपका लॉन्ग हुआ, 5 में शॉर्ट है। 20 नंबर तो पक्के हैं एक क्वेश्चन से। आइए समाजशास्त्र की प्रकृति को समझते हैं। रॉबर्ट बीरस्टिट का कहना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। इसे उन्होंने निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा क्लियर किया है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, यानी कि इसमें समाज के बीच होने वाली घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, समाज के बीच जो संबंध है और अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक और भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन जिस रूप में वे प्रेजेंट हैं, विद्यमान हैं, उसी में करता है और विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता या अध्ययन के समय किसी आदर्शात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता। अतः ये एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका सम्मुख उद्देश्य मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण करके ज्ञान का संग्रह करना है। विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसके द्वारा संचित ज्ञान को अनिवार्य रूप से व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता। तो ये इसकी नेचर है, ये इसकी प्रकृति है, यानी कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। ओके, आइए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि नवीन सामाजिक व्यवस्था के
निर्माणक कारक कौन कौन से वर्ण, जो हमारी नई सामाजिक व्यवस्था, जो न्यू सोशल ऑर्डर है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये जो न्यू सोशल ऑर्डर है, नई सामाजिक व्यवस्था है, इसको निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो बताने हैं। आइए समझते हैं। भारत में नव सामाजिक व्यवस्था का आधार संविधान में निहित प्रस्तावना है। संविधान के द्वारा प्रदान किए गए आधार पर ही भारत राष्ट्र ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचना की। इस व्यवस्था के निर्माणक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। क्या है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। भारत के उदीयमान समाज में सभी नागरिकों को न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में ही धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयत्नशील हैं। अस्पृश्यता का निवारण। स्वतंत्र भारत के सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता का दोष विद्यमान था और इसका संबंध अनुसूचित जाति से था। अनुसूचित जाति जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विकसित वो व्यवस्था है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं। उनको छू लेने से उच्च जाति के लोग अपवित्र माने जाते थे। इस अपवित्रता को बचाने के लिए ही अस्पृश्य जातियों को उच्च जाति से अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में ले आया गया। शताब्दियों से शिक्षा का लाभ केवल सवर्णों को प्राप्त होता रहा और अस्पृश्य जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार हिंदू शास्त्रों ने नहीं दिया, परंतु आज ये जातियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं और बड़े बड़े पदों पर शोभित भी हैं, यानी कि बड़े बड़े पदों पर विद्यमान हैं। पिछड़े समुदायों का विकास हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए जहां एक और पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वहीं वोटों की राजनीति में पिछड़े वर्ग के कथित उत्थान के लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं भी की गई। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान होंगे और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है और इसे एक दंडनीय अपराध भी माना गया है। अनुच्छेद 23 में बेगार और इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ जो भी श्रम है वो निषिद्ध ठहराया गया है, जिसके उल्लंघन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें, भारत के किसी नागरिक पर अन्याय न हो इसके लिए संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। इनसे ही नवीन सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप भी स्पष्ट होता है और ये अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। महिलाओं के अगर सशक्तिकरण की बात की जाए, देखिए स्वतंत्रता से पहले भारतीय नारी की अवस्था दयनीय थी, उसकी जो कंडीशन थी दयनीय थी, परंतु कुछ समय बाद विधवा विवाह, सती प्रथा की समाप्ति आदि के साथ ही समाज में पुनर्जागरण की लहर भी प्रारंभ हो गई। विभिन्न कानूनों के द्वारा नारियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया, जिनमें से कुछ अधिकार और कानून इस प्रकार हैं, जैसे हिंदुओं में नारी को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार, विवाह विच्छेद पश्चात भरण पोषण की वैधानिक व्यवस्था की गई, स्त्री को गोद लिए जाने का अधिकार दिया गया, अनैतिक व्यापार दमन कानून का भी निर्माण हुआ, दहेज नियंत्रण कानून बना, हाई स्कूल लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करने का प्रावधान था, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई। ओके, तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। फिर नवोदय विद्यालय। भारतीय समाज के उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है जो विभिन्न प्रतिभाओं के धनी, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं परंतु किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अतः इनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु नवोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन था हमारा, जो नई सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाने में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जिसके माध्यम से सभी बच्चे घर घर शिक्षा पहुंची, अस्पृश्यता का निवारण किया गया, ठीक है, जिसमें पहले लोग
नीची जाति के लोग बड़े ऊंची जाति के लोगों को छू देते थे तो वो अपने आप को जो है कि अपवित्र मानते थे। अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाया गया, पिछड़े समुदायों का विकास हुआ, ठीक है, और मौलिक अधिकार दिए गए, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, नवोदय विद्यालयों के माध्यम से भी शिक्षा जो है आगे बढ़ पाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन कहता है शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रहने के लिए जातीय, प्रांतीय, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब देखिए शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सा उपाय अपना सकती हैं। ओके, पहला है लोगों को भारत के प्रत्येक दृष्टिकोण से भारत की परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाए। भारत की जो भी वर्तमान परिस्थिति है उसका ज्ञान कराया जाए और उन जानकारियों में स्वतंत्रता संघर्ष का समन्वय किया जाए। सभी जातियों और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग उत्पन्न करने के लिए शिक्षा व्यवस्था और कार्यों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए जिससे लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एकता का भाव विकसित हो सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए प्रचलित उपयोगी पाठ्यपुस्तकों का परीक्षण किया जाए जिसमें विभिन्नता में एकता स्थापित करने से संबंधित सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। लोगों में राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण का विकास करने के लिए फिल्म, समाचार पत्र और अन्य साधनों का यथोचित लाभ उठाया जाए। शैक्षिक संस्थानों में सभी जातियों के छात्र छात्राएं मिलकर के राष्ट्रीय पर्व और सार्वजनिक मेलों के आयोजन में भाग लें। शैक्षिक संस्थान सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्तियों, समूहों, दलों आदि से छात्रों को अवगत कराएं और इनसे बचने के लिए शिक्षित भी करें उनको। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। ओके, एंड पुस्तकों का लेखन क्षेत्रीय दृष्टि से न होकर राष्ट्रीय स्तर का हो। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर माध्यम बनाया जाए। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को अपनी भाषा सभ्यता की शिक्षा देने की छूट भी दी जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि शांतिपूर्ण और सामूहिक रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में जो शैक्षिक संस्थाएं वो क्या भूमिका निभा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी कौन कौन से प्रावधान हैं उनका वर्णन कीजिए। देखिए, अब इसमें पहले तो ये समझिए धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और काम करना। व्यावहारिक रूप में धर्मनिरपेक्षता एक सामान्य मानवीय भावना है। धर्मनिरपेक्षता एक सामान्य मानवीय भावना है जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारवान मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, मूल्यों और विश्वासों को सहन करता है और उनका बिना किसी भेदभाव के सम्मान करता है तो इस विचारधारा को हम धर्म निरपेक्षता कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज का ही एक अंग है और वो सामाजिक प्राणी भी है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तभी से प्रेम, स्नेह, दया, सहयोग और सहनशीलता के रूप में धर्मनिरपेक्षता का प्रचलन या शुभारंभ भी हुआ है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष दोनों ही अपने अंदर समान भावना रखते हैं और वर्तमान समय में हम जिस धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारते हैं वो पंथ निरपेक्षता ही है। धर्मनिरपेक्षता अंग्रेजी के सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सेकुलर शब्द का आविष्कार जी.जे. होलियोक ने किया था। समझिए, सेकुलर शब्द का आविष्कार जी.जे. होलियोक ने किया था। महात्मा गांधी के अनुसार कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, यानी कि हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वो विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 पहला है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में क्या आता है कि संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। भारत में संविधान में ये शब्द पहले से विद्यमान पंथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था। वहीं पर आर्टिकल जो 14 है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा, यानी कि विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं उनको एक समान माना जाएगा। कहा गया है कि राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से
यह विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस धारा के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धारा 15(2) और 3 के अंतर्गत कहा गया है सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का, यानी कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। धारा 15(2) कहती है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसाय करने के लिए सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है। धारा 15(3) के अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। धारा 16 कहती है लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। धारा 17 कहती है इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत को निषिद्ध माना गया है। धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। धारा 26 कहती है कि धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को करना, धार्मिक कार्यों के लिए चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार भी दिए गए हैं। जो धारा 27 है, धारा के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, इस तरीके के बेस्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स। आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिलता है। उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी न खरीदने की आवश्यकता है, ना कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है। जितना कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा आपके लिए पर्याप्त होगा। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए, आर्थिक विकास से सामान्यतः तात्पर्य है कि कोई देश या समाज अपने बहुमुखी विकास की योजनाओं और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में जो धन खर्च करता है, जो धन व्यय करता है, उस धन की मात्रा उसके आर्थिक विकास का प्रतीक होती है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय यदि इतनी है कि व्यक्ति बिना तनाव और संघर्ष के अपनी सभी मूलभूत एवं सामयिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जा सकती है, ठीक कही जा सकती है। शाब्दिक अर्थ में आर्थिक विकास 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आर्थिक और विकास। आर्थिक का अर्थ है धन संबंधी, किंतु विकास शब्द विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ देने वाला है। कभी विकास आर्थिक वृद्धि की ओर इंगित करता है, तो कभी आधुनिक मूल्यों और प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की शक्ति को इंडिकेट करता है। ठीक है, कभी कभी विकास शब्द ऐसे समाज का वर्णन करता है जो समानता और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहा है। सामान्यतः किसी भी देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास से तात्पर्य उसकी आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मापा जाता है। किसी देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास से तात्पर्य है उस देश की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि, यानी कि हर व्यक्ति की आय में जो निरंतर वृद्धि होती है उससे आर्थिक विकास में वृद्धि मानी जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से भी इसमें आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है। यहाँ पे मायर एंड बॉल्डन के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक विकास की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन, जनता का उच्चतर जीवन स्तर, उसकी मान्यताओं और दृष्टिकोणों में
परिवर्तन, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और मानव का सर्वांगीण विकास, ये आर्थिक विकास समझा जाता है। आर्थिक विकास में एक टीचर का क्या रोल है? देखिए, शिक्षा आर्थिक विकास को कई प्रकारों से प्रभावित करती है। शिक्षा के द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। भाई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब क्रांति आएगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में ग्रोथ होती है। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने की दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करती है, जिसमें कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि होती है। शिक्षा प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा ही श्रम के दो उपादानों, श्रम और उद्यमशीलता को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। वह परोक्षतः व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग्यताओं का भी विकास करती है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का संवर्धक होता है, यानी प्रमोटर मानी जाती है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक बदलाव भी पॉसिबल है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के सोचने के तरीके और व्यवहार में परिवर्तन आने से देश आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ तक हम समझ रहे थे कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, एजुकेशन किस तरीके से आर्थिक विकास कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्थिक विकास को समझा, अर्थ को समझा, परिभाषाएं समझी और आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है उसको समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सामाजिक परिवर्तन का, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा लिखते हुए इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, परिभाषा देखिए। परिवर्तन क्या है, देखिए सामाजिक का मतलब समाज, परिवर्तन का मतलब बदलाव, तो समाज में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो हो गया आपका समाज, दूसरा हो गया परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवर्तन का अर्थ क्या है, आप सभी को पता है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन, उद्देश्य, मूल्य, संस्कृति किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। आज का समाज आज से 100 साल पहले के समाज से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है, जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। के डेविस के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। डॉसन और गेटिस सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन किस गति और किस दिशा में होता है, ये कई सारे रीजन्स पर डिपेंड करता है। उनमें से कुछ कारक इस प्रकार हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक भी समाज के परिवर्तन पर अपना प्रभाव डालते हैं। धरती की सतह सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक समाज अपनी भौगोलिक सीमा में अर्थात स्थान विशेष की भूमि, जंगल, जलवायु, जल के स्रोत, खनिज पदार्थ में परिवर्तन करता है। तो सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन स्वाभाविक है, आता है। जैविकीय कारक, सामाजिक परिवर्तन अनेक जैविकीय कारकों से भी होता है। ये जैविकीय जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वंश परंपरा के कारण संतान दुर्बल हो रही है तो समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचे होने से उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य पड़ेगा। प्रौद्योगिकी कारक की अगर बात करें, आधुनिक युग प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण प्रौद्योगिक कारकों की सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में बहुत परिवर्तन किया है। टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, घरेलू कामकाज की मशीनें, फ्रिज, मिक्सर, टोस्टर, ओवन आदि ने लोगों की जीवन शैली, विचारधारा, सामाजिक जीवन में बदलाव ला दिया है। सांस्कृतिक परिवर्तन की अगर बात करें तो संस्कृति में बदलाव सामाजिक परिवर्तन का कारक है। संस्कृति के अंतर्गत हम धर्म, विचार, मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा आदि विभिन्न संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं। जब संस्कृति के
इन तत्वों में परिवर्तन होता है तो समाज में भी जाहिर सी बात है परिवर्तन आएगा। आर्थिक कारक की बात करें, देश का अर्थतंत्र भी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च आर्थिक स्तर वाले सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करके भी समाज द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। राजनीतिक कारक हैं। समाज में अधिकतर परिवर्तन राजनीतिक कारणों से भी होते हैं। राजनीतिक स्थिरता से समाज में निरंतरता और स्थायित्व आ जाता है, तो दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक परिवर्तन लाती है। शिक्षा की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपयुक्त सभी तत्व सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, परंतु सभी कारकों में एक कारक सहायक है जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये कारक है शिक्षा। प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उन्हें दिशा देने का कार्य शिक्षा ही करती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तनों पर अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे भौगोलिक कारक, जैविकी कारक, प्रौद्योगिकी कारक, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक कारक, राजनीतिक, शिक्षा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हमारे सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर इन जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा या करा रहा हूँ, इनसे आपका पेपर बच नहीं सकता, ना तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर से बच सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इस भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराओं की विवेचना कीजिए और संविधान में संबंध भी स्थापित कीजिए। शिक्षा और संविधान में क्या संबंध है? शिक्षा से संबंधित जो धाराएं हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धाराएं उपलब्ध हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंध है। ओके, नंबर 1 पहला है हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले, जो राज्य है वह 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपलब्ध करेगा। पूर्व में यह धारा 45 थी जिसमें सन 2002 में संशोधन किया गया। दूसरा है छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा। धारा 45 राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए उपबंध करने का भी प्रयास करेगा। अभिभावकों के कर्तव्य की अगर बात की जाए, धारा 51A अभिभावक और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। 28(2) धारा कहती है यदि संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसके प्रावधानों के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो तो ऐसी संस्था को धारा 28(1) के प्रावधानों के अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। धारा 28(3) कहती है व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी लगाती है। 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी भी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। धारा 29(2) कहती है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। धारा 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएं। अब यहाँ से हम समझते हैं शिक्षा और संविधान के बीच में संबंध क्या है। चलिए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ाने हैं तो इजी लैंग्वेज में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा डीप समझाया नहीं जा सकता क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं और टॉपिक वाइज हमने पहले ही क्लियर किया हुआ है। देखिए, संविधान और शिक्षा में क्या संबंध है। संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक, अब तो आप बस फटाफट रिवीजन कीजिए। संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक प्रावधानों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि तथा अर्थ को शिक्षा गहराई से प्रभावित करती है। हम किसे और कैसे तथा किस विषय वस्तु और किस रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान का समान रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में हम लोक शिक्षा तथा संविधान के मध्य संबंध को देख सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा बच्चों तथा उनके अभिभावकों को ये सुनिश्चित करती है कि वे संवैधानिक वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए
कार्य हेतु राज्य से चुनौतीपूर्ण अंतःक्रिया करेंगे। शिक्षा में कोई भी नीति एवं अभ्यास संवैधानिक अनुरीक्षण तथा संवैधानिक शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकार्यता मानकों से संबंधित विषय है। नीतियों का चयन और निर्माण ये प्रतिबिंबित करता है कि हम क्या हैं और एक राष्ट्र में क्या होना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन था हमारा शिक्षा और संविधान में संबंध क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिंग, जाति, जनजाति, दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या सुझाव दिए इस पर जो है वर्णन करना है। देखिएगा, चलिए समझते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति NEP 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ओके, शिक्षा में अवसरों की समानता में बाधक हाशियाकरण की प्रवृत्ति को कम करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति 2020 में भी निम्न अनुशंसाएं की गई हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी इन जातियों का शिक्षा के क्षेत्र में इनकी प्रोग्रेस हो सके। आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़ी SEDG का एक बड़ा अनुपात है। अतः एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में ये सिफारिश की जाती है कि देश में शैक्षिक रूप से वंचित इन जाति वर्ग को विशेष शिक्षा को क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। विशेष शिक्षा को शिक्षा का क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक जाने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हाशिए पर स्थित सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके भी स्थापित किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का जो नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया है, उसका उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना और मौजूदा योजनाओं को नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार, केंद्रीय सरकार में नौकरी आदि के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना भी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के अधिक अवसर भी मिल सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जो NEP 2020 है उसमें लिंग, जाति, जनजाति, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव दिए गए हैं जो हमने समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है आज का। सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त और प्रभावी बनाने के क्या सुझाव हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको सशक्त और प्रभावी बनाने का सुझाव क्या है। नंबर 1 तो आंकड़ों के संग्रहीकरण विश्लेषीकरण को प्रयोग करने हेतु मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सभी कार्यों को लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रियाओं को अधिक गहराई से समझकर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयास करना ताकि सभी अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके। प्रशासनिक क्रियाविधियों की लगातार समीक्षा भी जरूरी है, जिससे आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और स्कूल में बच्चों के प्रवेश और ठहराव को सरल बनाया जा सके। समुदाय की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त और प्रभावी हम इस तरीके से बना सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है विद्यालय में मिड डे मील का प्रबंध किस प्रकार करते हैं, विवेचना कीजिए। विद्यालय में बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए जा सकते हैं। एक तो घर में तैयार भोजन को विद्यालय में ला करके भोजन कक्षा में खा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विद्यालय में मध्याह्न में यानी कि हाफ टाइम में बच्चों की भोजन व्यवस्था का एक रूप ये भी हो सकता है कि वे घर से तैयार किए हुए भोजन को विद्यालय में लाएं, यानी कि घर से टिफिन लाएं और दोपहर में सभी बच्चे एक साथ बैठ कर के भोजन कक्षा में अपना अपना भोजन कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा जलपान गृह की व्यवस्था हो सकती है।
विद्यालय में भोजन व्यवस्था का एक स्वरूप ये भी हो सकता है कि बच्चे अपने घर से भोजन लाएं और साथ में विद्यालय की ओर से भी उन्हें एक गर्म ताज़ी वस्तु खाने के लिए यानी कि जो अपने घर से लाए हैं वो भी खाएं, विद्यालय में भी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। विद्यालय में जलपान गृह की व्यवस्था, वर्तमान समय में भारत में अधिकांश विद्यालयों में मिड डे मील व्यवस्था का यही स्वरूप पाया जाता है। जलपान गृह में छात्र अपनी रुचि के अनुरूप खाद्य सामग्री खरीद करके खा लेता है ना। लेकिन इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि उन्हें भोजन के लिए विद्यालय से दूर जाना नहीं पड़ता, जिससे समय और शक्ति की भी बचत होती है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। हमने बहुत स्पीड में कह सकते हैं पढ़ाया है, क्योंकि समझाया नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पहले भी टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब इतना समय नहीं है कि इसको हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते चलें, ठीक है। और अगर आपने कंटेंट अभी तक नहीं लिया तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। कंप्लीट नोट्स जो है PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।